फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर 1 ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, अध्याय 1 में जो आपका जो चैप्टर है ईंट, मनके, अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो हड़प्पा और सिंधु घाटी की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई। किस पत्थर से? सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र, जो सेल खड़ी जो पत्थर है उस पर किसका चित्र है? जानवरों के चित्र है, तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो सेल खड़ी पत्थर पर एक लिपि चिन्ह का उत्कीर्णित किया गया है जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा छोड़ी गई पुरावस्तुओं, तो उस समय जो लोग थे, लोगों के जीवन के विषय में और उनके द्वारा छोड़ी गई पुरावस्तुएं, जैसे उनके आवास, है ना, उनके आवास दे रखा आपका, मृदभान दे रखा है, मिट्टी है, आभूषण है, औजार हैं तथा मोहरे हैं। दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलते हैं। तो क्या दे रखा आपको दोस्तों कि उनके आवास, मृदभान का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, आभूषण मतलब उस समय किस प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते थे, औजार, मोहरे। दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। यह अन्वेषण का मतलब होता है खोज करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है कि हमेशा ही रहे। तो दोस्तों, एक आपका पिक्चर दे रखा है, एक हड़प्पाई मोहर के बारे में आपको बता रखा है। उसके बाद में दोस्तों आपका परिभाषिक शब्द, स्थान और कला के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंडों से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंट सम्मिलित है। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में क्या क्या मिला है आपका दोस्तों? जैसे दे रखा है आपका कि मोहरे है, मनके है, बाट है, पत्थर के फलक है और पकी हुई ईंट सम्मिलित है। ये वस्तुएं कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान से मिला है, जम्मू कश्मीर से, बलूचिस्तान से, गुजरात से जैसे क्षेत्रों से मिली है, जो एक दूसरे को लंबी दूरी पर स्थित है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पाई नामक स्थान, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। ये संस्कृति पहली बार कहाँ खोजी गई थी? हड़प्पा नामक स्थान यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम से किया गया। इसका काल निर्धारण है आपका 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है और इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में आए। उसके बाद देखा आपको दोस्तों, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और प्रवर्ती, आरंभिक माने कहते हैं शुरुआती और प्रवर्ती माने कहते हैं बाद की जो सभ्यता कैसी थी। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता और अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। उसके बाद आपका दोस्तों ये कुछ आपका पिक्चर दे रखा है, जैसे चित्र 1.2 में मनके दे रखा है, बाट दे रखा है, फलक दे रखा है। तो इसमें मनके आपका है, ये सब मनके है, बाट ये फलक है आपके, ठीक है, और बाट दे रखे। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों
इसमें आपका दे रखा है कि अंग्रेजी में बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, है ना। ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, माने ईसा पूर्व से। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी लगाते हैं, जो इंग्लिश में एडी बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, ईसवी बोलते हैं, लिख पाते हैं। और इसे एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म वर्ष। क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष। आजकल एडी की जगह सी का प्रयोग किया जाता है, और बीसी का प्रयोग होता है, सी अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा कहते हैं, सी का अक्षर का प्रयोग क्या कहते हैं, कॉमन एरा, तथा बीसी का प्रयोग जिसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा के लिए। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है, और कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट। इसी पुस्तक में हमने बीसी के लिए, सीई के लिए तथा बीसी के लिए वर्तमान पहले शब्दों का प्रयोग हमने किया है। तो दोस्तों, ये आपका अरब सागर के मानचित्र कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पाई पुरास्थल के बारे में बता रखा है। तो आपका सुतका दौर है, आपका ये मोहनजोदड़ो है, उसके बाद चंद्रहुदरो है, आमरी है, ये बालाकोट है, धौलावीरा है, नागेश्वर है, रंगपुर है, लोथल है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, चंबल है, यमुना है, गंगा है, मिथाल है, राखीगढ़ी है, बनवाली है, कालीबंगन है, गावेरी वाला है, सतलज है, हड़प्पा है, रावी है, चेनाब है, झेलम है और मांडा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा स्थल का स्पेस बता रखा है, जगह बता रखा है कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद आपका दे रखा है आरंभ में हड़प्पा सभ्यता कैसा था। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृति अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियाँ अपने विशिष्ट मृदभांड में क्या होता है, मिट्टी का बर्तन से संबंध है, तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी, तीन चीज़ों का, कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। जो बस्तियाँ थी आमतौर पर छोटी होती थी और इन्हें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। तो बस्तियाँ कैसी होती थी, छोटी होती थी, बड़े आकार की नहीं होती थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम क्या था, भंग था। उसके बाद अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे निर्वाह के तरीके, माना उस समय लोग जीवन निर्वाह के तरीके कैसे करते थे। आपने मानचित्र 1 और 2 में देखा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से उत्पाद और जानवरों और मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। तो हड़प्पा के लोग क्या करते थे, हड़प्पाई सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से उत्पाद माने भोजन प्राप्त करते थे, जानवरों से भी प्राप्त करते थे, मछली भी शामिल है, और प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दाने भी मिले वहाँ से, है ना, जले अनाज के दाने भी मिले, और बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में क्या हुआ है, सफल हुआ है। तो इसके माध्यम से लोगों को पता चला कि उस समय लोग किस प्रकार के भोजनों को ग्रहण करते थे। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति माने क्या होता है, पेड़ पौधे, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन। उसके बाद आपका दोस्तों दे रखा है कि विशेष होते हैं हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने। हड़प्पा स्थलों से क्या मिला है, आपके अनाज के दाने, जैसे आपको गेहूँ मिला है, जौ मिला है, सफ़ेद चना मिला है, तिल शामिल है, बाजरे के दाने कहाँ से मिला, गुजरात से, और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। चावल के दाने क्या किए हैं, अपेक्षाकृत कम पाए गए। उसके बाद आपको दे रखा है हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डी जैसे मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर हड्डियाँ शामिल है। तो उस समय किस प्रकार के भेड़, बकरी, भैंस, सुअर हड्डियाँ शामिल है ना। उसको दे रखा है आपका पूरा प्राणी
विज्ञानियों तथा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर क्या थे, पालतू थे। ये जो जानवर क्या थे, पालतू थे। जैसे भेड़ भी पालतू थे, बकरी भी पालतू थे, भैंस भी पालतू थे, सूअर भी पालतू थे। ये सब जानवर क्या थे, पालतू थे। उसके बाद आपको दे रखा है कि जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सूअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेट। आखेट का मतलब होता है दोस्तों शिकार करना। आखेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, शिकार करना। और समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षी की हड्डी भी मिली है। मछली और पक्षियों की हड्डी भी यहाँ से मिला है। दूसरा है हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र, जैसे आपका हमारी नाल है, दब सादत है, कोटदीजी है, सिंध है, सिसवल है। ये सारे आपका हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र है। अगला पॉइंट आपका दोस्तों कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी में क्या दे रखा है दोस्तों, हालांकि अनाज के दाने से कृषि के संकेत मिलते हैं, है ना। अनाज के दाने से क्या मिलते हैं, कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जूते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? जो खेत जूते हुए थे उसमें बीजों का छिड़काव किया जाता था कि नहीं किया जाता था? मोहरों पर किए जाते थे या रेखांकन तथा मृद मूर्तियाँ यहाँ इंगित करती है। वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते थे कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। और इसको साथ ही चोलिस्तान, है ना, चोलिस्तान कई स्थलों पर बनवाली आपका है, हरियाणा में है, से मिट्टी के बने हल के प्रतीक मिला है। तो खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थल में बनवाली, जो आपका हरियाणा में है, से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों का कालीबंगन कहाँ पे, राजस्थान में, नामक स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो कालीबंगन जो आपका राजस्थान में, वहाँ से क्या है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटती है। समकोण का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री के कोण पर काटती है। विद्वान दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। एक साथ कितने अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। यह हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजार का प्रयोग करते थे। किस प्रकार का धातु का औजार का प्रयोग करते थे, या लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे। उसके बाद आपका पिक्चर दे रखा है, 1.3 दे रखा है, पक्की मिट्टी से बना वृषभ। वृषभ माने क्या होता है, बैल। तो पक्की मिट्टी से बना गया चित्र है। उसके बाद आपका दे रखा है, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। तो क्या मिला है, सोर्तुगई से क्या मिले हैं, नहरों के अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। गाद माने क्या होता है, कचरे वचरे से भर गई थी। और ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग है सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त धौलावीरा, जो कहाँ पे आपका, गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः था कृषि के लिए जल का संचयन। तो कृषि के लिए क्या किया जाता था, जल का संचयन किया जाता था। तो आपका कुछ औजार दिखा रखे हैं, जैसे 1.4 में धातु के औजार है, ठीक है, धातु के औजार है आपका। और उसके बाद आपका दे रखा है कि पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा आपस में
मिल मिलाने, मिश्रण करना तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होती थी। तो किस प्रकार पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो में उत्खनन पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में एक उद्धृत किया जा चुका है कि अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिलती है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन भी था। तो अनाज भी उस समय पीसा जाता था और साधारणतः ये चक्कियाँ किसका होता था, स्थूल, कठोर और कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थे। किस पत्थर से निर्मित थे? बलुआ पत्थर से निर्मित थे। उसके बाद आपका दे रखा है दोस्तों, आमतौर पर इनमें अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, है ना। क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल और निश्चित रूप से इन्हें जमीन अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता था और जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सकता था। क्या कहता था? रोका जा सकता था। दो प्रकार की चक्कियाँ भी मिली है। एक वे जिन पर एक दूसरा छोटा सा पत्थर और आगे पीछे चलाया जाता था, जिसे निचला पत्थर खोखला हो गया था। निचला पत्थर कैसा था? खोखला, जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए और जड़ी बूटी तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। क्या किया जाता था? मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। और इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है तथा हमारे बावर्ची ने यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके, कौन सा? अर्नेस्ट मैके और फर्दर एक्सकैवेशन एट मोहनजोदड़ो, जो 1937 में क्या है? उद्धृत किया गया है। उसके बाद आपका दे रखा है, पिक्चर आपका दिखा रखा है दोस्तों, ये आपका 1.5 है। धौलावीरा में मिला जलाशय और राजगिरी कार्य पर ध्यान दिया गया। तो जलाशय का मतलब क्या होता है कि पानी को इकट्ठा करते थे और किस लिए करते थे? सिंचाई के लिए करते थे। उसके बाद आपका दे रखा है 1.6 अवतल चक्की है। तो अवतल चक्की के बारे में आपको दिखा रखा है और अवतल चक्की में क्या दे रखा है कि पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलना से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तु किस प्रकार प्रयोग में लाई जाती थी। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे, है ना, कर रहे थे। और क्या यह एक उपयोगी नीति है? क्या यह एक उपयोगी नीति है? क्या नहीं है? मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। नियोजित का मतलब होता है दोस्तों कि योजना बना करके मोहनजोदड़ो सभ्यता का विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। शहरी केंद्र का क्या था? विकास था। और ऐसे ही केंद्र मोहनजोदड़ो और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा था, है ना, हड़प्पा था। बस्ती दो भागों में विभाजित थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। बस्ती दो भागों में विभाजित था। एक छोटा ऊंचाई पर बनाया गया था, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था और पुरातत्वविद। उसके बाद आपका पिक्चर दे रखा है यहाँ पे 1.7 मोहनजोदड़ो का नक्शा है। निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है? जो निचला शहर है वो दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है? तो निचला शहर आपका पिक्चर में दिखा रखा है। ये देखते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं क्या चीज़ है ये। तो निचला शहर जो प्लानिंग माने योजना के तरह बनाया गया है। ये डी के उत्तरी हिस्सा दे रखा है, डी के दक्षिणी हिस्सा दे रखा है। ये आभूषण है, ये खाई है, ये ब्लॉक है। ये डी के सी क्षेत्र दे रखा है, ये डी के बी क्षेत्र दे रखा है आपका। तो बहुत ही योजना के तरीके से बनाया गया है ये शहर, निचला शहर। जैसे डी के क्षेत्र दे रखा है आपका, बी सी ए क्षेत्र दे रखा है आपका, बी एस बी क्षेत्र दे रखा है आपका, मोनीयर क्षेत्र दे रखा है, डी के ए क्षेत्र दे रखा है आपका, ए एच आर बी के क्षेत्र दे रखा है, एच आर के क्षेत्र दे रखा है, जी एफ डी का क्षेत्र दे रखा है आपका। ये पूरा स्थल है, ये दुर्ग है, दुर्ग माने किला।
ये पूरा स्थल है। ये IM क्षेत्र दे रखा है आपका, ये SD क्षेत्र दे रखा है आपका, L क्षेत्र दे रखा है आपका, SC क्षेत्र दे रखा है आपका। ये सारे क्षेत्र आपका दिखा रखा है पिक्चर के माध्यम से। उसके बाद आपका दे रखा है कि 0 से 50, 100 मीटर, 200 मीटर की ये आपका दिखा रखा है। इसमें नक्शे पर रोमन लिपि के अक्षर में उन विधियों और पुराविदों के नाम का संकेत करते हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो के विविध क्षेत्रों में खुदाई करवाई थी, है ना। मोहनजोदड़ो के विभिन्न क्षेत्रों में क्या करवाए थे? खुदाई करवाई थी। उसके बाद हम देखेंगे आगे आगे क्या चीज़ आपको दे रखा है। ने क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया गया। दुर्ग और निचला शहर नाम दिया गया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण था ये संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनती थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। किससे? दीवार से, जिसका अर्थ है कि इसे निचला शहर से अलग किया गया था। दीवार से इसलिए घेरा गया था कि इसे निचला शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था और नींव कार्य करते थे। अनुमान लगाया जाता है कि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा, और तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख, आधार का मतलब क्या होता है? बेस, है ना। जैसे घर बनाते हैं तो घर को बेस बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। तो 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए। एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्तियों का नियोजन किया गया है। तो पहले बस्ती में क्या है? प्लानिंग किया होगा, कैसे बनाएंगे, कितने मजदूर लगेंगे, कितना खर्च लगेगा, और फिर उसके अनुसार कार्य को किया गया। नियोजन के अन्य लक्षणों ईंटें शामिल है। भले ही धूप में सुखा करके अथवा भट्टी में पका करके बनाई गई एक निश्चित अनुपात की होती थी। जो ईंट होते थे उसका निश्चित अनुपात होता था। उसकी लंबाई भी निश्चित होती थी, चौड़ाई भी निश्चित होती थी, ऊंचाई भी निश्चित होती थी। किसका? ईंट का। और 4 गुनी और 2 गुनी, इस प्रकार ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी, है ना। उसके बाद आपका दे रखा है, ये आपका दे रखा है हड़प्पा की दुर्दशा दे रखा है। हालांकि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल है। इसे ईंट चुराने वाले ने बुरी तरह नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के पहले जो जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनका सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। प्राचीन स्थल से ली गई ईंटों की मात्र लगभग 100 मील की लंबाई लाहौर तथा मुल्तान के बीच रेल पटरी के लिए ईंटों बिछाने के लिए पर्याप्त थी। तो आपका लाहौर कहाँ पे है? आपका पाकिस्तान में। वहाँ की रेल पटरी में ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई संरचनाएं नष्ट कर दी गई थी। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे नालों का निर्माण। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों गलियों में को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर? समकोण पर। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उनके अलग बगल आवासों का निर्माण किया गया। घरों और गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था। तो देखो कि वहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता, जो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, वहाँ पे कोई क्या देखा है कि जो सड़कें थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और घर बनाने से पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। फिर अगल बगल में आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर कम से कम एक दीवार का
गली से सटा होना आवश्यक था। तो बहुत प्लानिंग के तरीके से, योजना के तरीके से वहाँ पे बनाया गया था। उसके बाद आपका पिक्चर दे रखा है दोस्तों 1.8, मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को दिखाया गया है। देखो कैसे बना रखे पिक्चर में। उसके बाद आपका दे रखा है दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा सा पश्चिम तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्व भाग, इसे नियोजन में विविधताएं और धोलावीरा तथा लोथल, गुजरात में ये दोनों जगह, जैसे स्थलों पर पूरी बस्तियों का किलेबंद तथा शहरों के कई हिस्से भी दीवार से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल दुर्ग दीवारों से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाइयों पर बनाया गया था। उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों, आगे पॉइंट आपका गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित है, जिनके चारों ओर कमरे बने थे। आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। तो आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का भी केंद्र था। खास तौर पे गर्म शुष्क मौसम में यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपने एकांत को दिया जाना वाला महत्व था। तो गर्म में और शुष्क मौसम में यहाँ के एक अन्य रोचक पहलू थे कि लोगों द्वारा अपने एकांत को दिए जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों की खिड़कियाँ नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के आंतरिक भाग तथा अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। उसके बाद आपका दे रखा है इसमें हर घर ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। तो हर घर का ईंटों के फर्श से बना होता था और अपना एक स्नानागार, स्नान करने का एक घर होता था, जिसकी नाली दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। कुछ घरों में दूसरे तल तथा छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियाँ भी थी। मतलब कुछ घरों से दूसरे तल, माने पहले तल से दूसरे तल, माने पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए छत पर बनाई जाने वाली क्या थी, सीढ़ियाँ थी। उसके भी अवशेष मिले हैं। और कई आवासों में कुएं थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिससे बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा, जो रास्ते पर जो चलने वाले जो लोग थे, तो विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुआं की कुल संख्या कितनी थी, 7। तो मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी, 700 थी। कितनी, 700। उसके बाद आपको दे रखा है, ये सबको पिक्चर में दिखा रखा है, ये 8 का 12 का यहाँ पर दिखा रखा है, फीट दिखा रखा है इसमें। तो आंगन कहाँ है, दो सीढ़ियाँ कहाँ है, आवास प्रवेश द्वार क्या है, ये पिक्चर में आपको दिखा रखे है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कुछ, अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्रणाली है और हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया है। मुख्य नाले के गारे से जमाए गए ईंटों से बने हैं और इन्हीं ईंटों से ढका गया है, इन्हें सफाई के लिए हटाया जाता था। तो नाली क्या थे, उस ईंटों से ढका जाता था और सफाई के टाइम में उसको हटा लेते थे। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना की पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया है। और घरों की नालियों पहले एक हौदी होता था, जिसको हम मलकुंड माने खाली होती थी, वह ठोस पदार्थ जमा हो जाते थे और गंदा पानी और गली की नालियों में बह जाता था, है ना, गंदा पानी और गली की नालियों में बह जाता था। उसके बाद आपका क्या देखा है, बहुत लंबे नालों में कुछ अंतराल पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई जाती थी। सफाई के लिए क्या, हौदियाँ। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर, सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाता है कि नालों की सफाई के बाद कचरों को हमेशा हटाया नहीं जाता था, है ना। अर्नेस्ट मैके, जो आपका अर्नेस्ट मैके दे रखा है, और अली, है ना, इंडस सिविलाइजेशन जो 1948,
जल निकासी प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए आपका लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहाँ नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। नालियाँ कैसे बनाई गई थी? पक्की ईंटों से। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका दुर्ग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दुर्ग। दुर्ग पर हम ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम, एक ऐसी विशाल संरचना जिससे के ईंट से बने केवल निचले हिस्से शेष है, जबकि ऊपरी हिस्से में जो संभवतः लकड़ी से बने होते थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल क्या था? स्नानागार सम्मिलित था। विशाल स्नानागार आंगन में एक आयताकार जलाशय जो चारों ओर गलियारों से घिरा हुआ होता था। ठीक है, तो विशाल स्नानागार में बना एक आयताकार जलाशय होता था जो चारों ओर क्या था? गलियारों से घिरा होता था। उसको आपको देखा है दोस्तों, जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। क्या बनी थी? सीढ़ियाँ। जलाशयों के किनारों पर ईंटों को जमा कर जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके 3 और कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक के बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था और उसके उत्तर में एक गली एक दूसरे को अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। 8 स्नानागार, और एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानागार बने थे। क्या बने थे? 4 स्नानागार बने थे। और प्रत्येक स्नानागार में से नालियों और गलियारों के साथ साथ बने एक नाले भी मिलती है। और इस संरचना का अनोखापन दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाएं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्थान के लिए किया जाता है। माने विशेष प्रकार का कोई त्यौहार उहार होता था तो इस स्नानागार का लोग यूज करते थे। उसका आपका दोस्तों दे रखा है, इसमें आपका दुर्ग का पिक्चर दिखा रखा है। जैसे आपका पूरा स्थल दे रखा है, विशाल स्नानागार है, यह महाविद्यालय है, ये मार्शल द्वारा खोदी गई खाई है आपका, ये देवीय मार्ग है, स्तूप क्षेत्र है आपका, ये मुख्य सड़क है, ये दीक्षित द्वारा खोदी गई एक जैनसन द्वारा खोदा गया कुआं है आपका, दक्षिण हिस्सा है, स्तंभों वाला हॉल है, रेल क्षेत्र है, संस्कृत दीवार है आपका, विलल द्वारा खोदी गई गहराई है, माल गोदाम है आपका, सीढ़ी है, ये आपका संरक्षित पूर्वी दीवार है। तो सारी चीज़ आपको दिखा रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।